हेलो स्टूडेंट, हमने कल आप लोगों को मानव जनन के लेसन के बारे में बताया था, जिसमें हमने जनन प्रक्रिया बताई थी और जनन के भाग बताए थे। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, और उसके अंडाणु तक बताया था। आज आप देखेंगे नर जनन तंत्र। ठीक है, तो आइए देखते हैं नर जनन तंत्र। तो हेडिंग डाल देते हैं सभी लोग, नर जनन तंत्र। ठीक, तो उसमें लिखते हैं नर जनन तंत्र, आगे लिखेंगे इसी में नर जनन तंत्र को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, रोमन अंक में आप नंबर 1 हेडिंग डालेंगे। नंबर 1 में तुम डालेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। ठीक है, प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? प्राथमिक लैंगिक अंग का मतलब है कि जैसे कि प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं वृषण को। किसको कहते हैं? वृषण को। ये अभी इसके बारे में बताया जाएगा, ये वृषण क्या है इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो प्राथमिक लैंगिक अंग है वृषण, तो हम इसको डिफाइन कैसे कह सकते हैं? वह अंग जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण होता है। वह अंग जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। तो युग्मक का निर्माण का मतलब क्या हुआ? यहां पर हम लिख सकते हैं युग्मक का निर्माण होता है, कह सकते हैं अर्थात वृषण में युग्मक का निर्माण होता है। वृषण में युग्मक का निर्माण होता है। यह प्राथमिक लैंगिक जनन है। वृषण में युग्मक का निर्माण होता है। अब यहां पर देखते हैं नंबर 2 डालेंगे इसी में। नंबर 2 होगा आपका द्वितीयक लैंगिक अंग। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे बाद में नोट करेंगे, या हम इसकी डिफाइन कर लेते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग किसे कहते हैं? द्वितीयक लैंगिक अंग का मतलब है कि जो द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं वह जनन प्रक्रिया में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, जनन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तो यहां पे आप डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? वह अंग जो जनन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। वह अंग जो जनन प्रक्रिया में सहायता करते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं।
इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट ग्रंथि, प्रोटेस्ट ग्रंथि, कामा शुक्राशय, शुक्राशय, कामा शिश्न आदि। देखेंगे आप, यहां पर मैंने बताया जनन तंत्र क्या होता है। जनन तंत्र का मतलब होता है कि जनन तंत्र का मतलब है कि जनन तंत्र के अंदर उतने अंग आते हैं जो हमारी जनन प्रक्रिया में सहायता करते हैं, जिनके द्वारा हम जनन प्रक्रिया करते हैं। तो जनन तंत्र को निम्न भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। तो यहां पर क्या है, प्राथमिक लैंगिक जनन है, प्राथमिक लैंगिक जनन। तो प्राथमिक लैंगिक जनन की बिल्कुल सरल सी परिभाषा है, वह अंग जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, वह अंग जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, या माने अर्थात कह सकते हैं वृषण में युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, वृषण में युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाता है। यहां पे क्या लिख सकते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाता है। उसके बाद सेकेंड भाग इसका क्या है, द्वितीयक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग। तो द्वितीयक लैंगिक अंग क्या है, वह अंग जो जनन प्रक्रिया में सहायता करते हैं, जो मानव द्वारा जनन प्रक्रिया की जाती है उसमें जो अंग सहायता करते हैं, उसकी जनन प्रक्रिया में जो सहायता करते हैं, वह द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। वो कौन कौन से अंग है, जैसे मैंने बताया प्रोटेस्ट ग्रंथि, शुक्राशय, शिश्न आदि। ठीक है, तो ये द्वितीयक मतलब क्या है, लैंगिक अंग। ठीक है, इसके बाद आप आते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था प्राथमिक लैंगिक अंग में वृषण शब्द। वृषण क्या है, ठीक है, हमने बताया था वृषण क्या है, उसको आपने नोट कर लिया। तो देखिए दूसरी हमने बताया कि वृषण, हमने बताया था प्राथमिक लैंगिक अंग में बताया था कि वृषण में युग्मकों का निर्माण होता है, वृषण में युग्मकों का निर्माण होता है। तो ये वृषण क्या होते हैं, देखिए वृषण यह मनुष्य में एक जोड़ी पाया जाता है, यह मनुष्य में एक जोड़ी पाया जाता है। आप पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र, ठीक है, नर जनन तंत्र का मतलब है नर और मादा अलग होती है, तो नर जनन तंत्र, नर के जनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये वृषण जो है मादाओं में नहीं पाए जाते, ठीक है, तो नर में पाए जाते हैं। यह एक जोड़ी, यह मनुष्य में एक जोड़ी पाया जाता है। नर में लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर मोटा तथा 20 से 25 ग्राम वाले गुलाबी रंग के अंडाकार वृषण होते हैं। शिशु अवस्था में यह वृक्कों के पास, वयस्क अवस्था में वृषण कोष में आ जाते हैं, वृषण कोष में आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से परिभाषा समझ में आ गई होगी कि परिभाषा एकदम सिंपल है। अभी सारी बातों के वृषण है या कुछ भी है, इनके सबके आपको फिगर बना के बताए जाएंगे कि इनके फिगर कैसे बनते हैं, इनको फिगर के माध्यम से कैसे और समझा जा सकता है। यदि ये क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो हम ढेर सारी परिभाषा फिगर की मदद से कैसे लिख सकते हैं, इन सब बातों को समझना है, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर अधिवृषण, अधिवृषण का कार्य क्या है। अधिवृषण का कार्य है वृषणों से निकलने वाले शुक्राणुओं को, जो वृषण होते हैं, वृषण में जो नर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक को ही शुक्राणु कहते हैं, जो नर युग्मक बनते हैं। तो वृषणों में जो नर युग्मक बन रहे हैं, वृषणों से निकलने वाले शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में, शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी क्या होती है, एक नलिका होती है। शुक्रवाहिनी क्या होती है, एक नलिका होती है। शुक्रवाहिनी में पहुंचने के लिए मार्ग प्रदान करता है। अधिवृषण का क्या कार्य है, जो शुक्राणु निकल रहे हैं उन शुक्राणुओं को क्या करता है, शुक्रवाहिनी में पहुंचने के लिए मार्ग प्रदान करता है। शुक्राणुओं को ही कहते हैं नर युग्मक, ठीक है। वृषणों में नर युग्मकों का निर्माण होता है और वृषण से निकलकर शुक्राणु शुक्रवाहिनी में पहुंचने के लिए अधिवृषण द्वारा ही मार्ग बनाया जाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई,
वृषणों से निकलने वाले शुक्राणुओं को, वृषणों से निकलने वाले शुक्राणुओं को शुक्र वाहिनी में पहुंचने के लिए मार्ग प्रदान करता है। उसके बाद देखते हैं शिश्न। शिश्न क्या है? शिशन नर में बेलनाकार, शिशन नर में बेलनाकार मैथुनांग या लिंग होता है। यह त्वचा से ढका तथा उदर में लटका रहता है। ये छोटी छोटी डिफिनेशन है, बिल्कुल नॉर्मल सी, और यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हमने आपको क्या बताया? सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, सहायक ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, जिसमें मैंने एक प्रकार बताया आपको शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि इसका क्या काम होता है? यह एक तरल पदार्थ का श्रावण करता है। शुक्राशय ग्रंथि जो होती है एक तरल, तरल मीन्स क्या होता है? लिक्विड, द्रव अवस्था में, है ना, तरल पदार्थ का श्रावण करता है, जो वीर्य का अधिकांश भाग का निर्माण करता है। ठीक है, नोट कर ले। और इसके सेकेंड भाग को हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड भाग बताया जाएगा कि सहायक ग्रंथियों का दूसरा भाग कौन सा है।